हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज 6 के लेक्चर नंबर 4 का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में डैश वाचन से तात्पर्य है उस प्रस्ताव पर चर्चा की विधेयक या संशोधन विधेयक को पारित किया जाए। इसका आंसर है तीसरा वाचन। अनुच्छेद 107 इसमें दिया गया है विधेयकों का परिचय और पारित होना। साधारण विधेयक इसके संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा को सामान्य शक्ति प्राप्त है। गतिरोध यह तब पैदा होती है जब विधेयकों को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या दोनों सदनों ने विधेयकों में किए गए संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमति व्यक्त की हो, या फिर तीसरा विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक प्राप्त करने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है। तो गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसके आर्टिकल 108 के अंतर्गत दिया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो फिर राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान हम ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा का सभापति यह उपराष्ट्रपति होता है और यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में विधेयक प्रक्रिया। विधेयक किस प्रकार बनता है? सबसे पहले होता है फर्स्ट रीडिंग। इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को। इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होता है। इसमें ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकेंड होता है इसमें जनरल डिस्कशन किए जाते हैं। इसमें कमिटी स्टेज, और फिर लास्ट होता है थर्ड स्टेज। इसमें डिस्कशन ऑन द मोशन, और इसमें वोटिंग की जाती है। इसके बाद लॉ पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऐसा आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 88 इसमें मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार दिए गए हैं। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, लेकिन उसी सदन में वोट दे सकते हैं जिनके वे सदस्य हैं। महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे वोट के अधिकार के बिना लोकसभा एवं राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 30। मौलिक अधिकार जो पहले 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में यह भाग 12 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 226 यह हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति संसद दे सकता है। अनुच्छेद 29 और 30 इसमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 29 इसमें नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 इसमें दिया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 23 इसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम का निरोध है। अनुच्छेद 24 इसमें खतरनाक स्थानों पर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हालांकि वे स्कूल समय के अलावा सुरक्षित स्थानों पर काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 इसमें दिया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 इस किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 इसमें धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, इसमें यह भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय राज्य में विधान परिषद के गठन की सिफारिश कर सकता है? इसका उत्तर है राज्य विधानसभा। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत से
यह प्रस्ताव पारित कर सकती है। आर्टिकल 169 इसमें कहा गया है विधान परिषदों का उन्मूलन एवं निर्माण जो कि संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 171 इसमें विधान परिषद की संरचना दी गई है जो कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें 1/3 स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा और 1/12 3 वर्ष या उससे अधिक के स्नातकों द्वारा, 1/12 कम से कम 3 वर्ष के अनुभवी शिक्षकों द्वारा और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषदों का सृजन, सबसे पहले इसके लिए प्रपोजल आता है एक राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की प्रक्रिया के बारे में। दूसरा है दी रिजोल्यूशन, इसमें राज्य विधानसभा को एक विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना होता है। तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी, कुल सदस्यता के 25% से अधिक की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 की आवश्यकता होती है। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसका सृजन कर सकती है। राज्य में विधानसभा यह निम्न सदन होता है और विधान परिषद यह उच्च सदन होता है। धन विधेयक में शक्ति, लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा शक्ति होती है। विधान परिषद अगर यह कोई विधेयक पारित करती है और विधानसभा मना कर देती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। कोई विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, 3 महीने तक उसे रखने का अधिकार उसका है, उसे लौटाना होता है और लौटाने के बाद अधिकतम 1 महीने तक रख सकती है। इस तरह वो विधान परिषद किसी विधेयक पे अधिकतम 4 महीने तक रख सकती है। विधान परिषद 6 राज्यों में है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद के अनुच्छेद 253 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह संविधान के भाग 11 में है। यह अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए बनाए गए नियमों या विधान से संबंधित है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। यह 3 प्रकार के होते हैं। वित्तीय संबंध जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से 255 के अंतर्गत दिया गया है। प्रशासनिक संबंध जो अनुच्छेद 256 से 263 में दिया गया है और वित्तीय संबंध जो आर्टिकल 264 से 293 के अंतर्गत दिया गया है। कुछ विषयों में संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं। पहला है अनुच्छेद 249, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर जो अधिकतम 1 साल के लिए प्रभावी होता है। दूसरा है अनुच्छेद 250, इसमें आपातकाल की स्थिति में जो 6 महीने तक प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 252, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से संसद उनके लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के संबंध में। अनुच्छेद 253 संसद को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को प्रभावी करने के लिए कानून बना सके। संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के पूरे क्षेत्र या उनके किसी भी भाग के लिए किसी अन्य देश या देश के साथ की गई किसी संधि को लागू करने के लिए उससे कानून बना सकता है। अनुच्छेद 256, इसमें राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर है राज्यसभा में पारित संकल्प द्वारा जिसमें लोकसभा सहमत है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सबसे पहले प्रस्ताव आता है जो केवल राज्यसभा में ही आ सकता है और प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना होता है उपराष्ट्रपति को। इसके बाद राज्यसभा में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है, फिर यह लोकसभा के पास जाता है। लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 63, इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। 64, इसमें उपराष्ट्रपति राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पदेन अध्यक्ष होंगे। 65, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियों में या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उनके कार्य का निर्वाह करने। 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67, इसमें उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में दिया गया है जो 5 वर्ष है।
68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। 71 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उनसे जुड़े मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति उनका पद संभालते हैं और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश। जाकिर हुसैन, जब इनकी मृत्यु हो गई थी और बीबी गिरी जो उस समय उप राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो एम हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अनुच्छेद 71 इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारे मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखे जाएंगे। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं सबके कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं और जितने राजकीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया? आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इसमें अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय सिक्किम में चोंग्याल राजवंश का शासन था। कुछ संशोधन अधिनियम देख लेते हैं। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे बना दिया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने सिक्किम को भारत का एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, प्रस्तावना में संशोधन किया और केंद्र की शक्तियां बढ़ाई। 36वां संविधान संशोधन, इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम से जुड़े कुछ त्योहार जैसे लोशुंग, लोशर, सागा दावा, इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, इससे जुड़ा है। इसके अलावा त्योहार है नामसूम, सकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्रवाई, सबसे पहले सत्र का प्रारंभ 11 बजे होता है। 11 से 12 सबसे पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 शून्यकाल होता है। इसमें दिन की कार्यसूची तय की जाती है। प्रश्नों के प्रकार, तारांकित प्रश्न, इसमें मौखिक प्रश्नोत्तर होता है। अंतरांकित प्रश्न, इसमें लिखित उत्तर आवश्यक होता है। अल्प सूचना, ऐसे प्रश्न जिसमें 10 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। निजी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निजी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री नहीं हैं। भारतीय संसद में एक विशिष्ट दिन, सबसे पहले 11 से 12 इसके पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। उसके बाद 12 से 1 शून्यकाल होता है। उसके 1 से 2 इसमें दोपहर के भोजन का समय होता है। फिर 2 बजे से शाम 5 बजे। शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे निजी सदस्य कार्य के लिए आरक्षित होते हैं और 2 से 6 घंटे विधायी कार्य, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा होती है। शून्यकाल, इस घंटे का उपयोग बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के आवश्यक मामलों को उठाने के लिए किया जाता है। प्रश्नकाल, इसमें सदन के कार्य प्रणाली नियमों द्वारा संचालित होता है। कार्रवाई का पहला घंटा होता है। इसमें संसद सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं जो सरकार की नीतियों, कार्यों से संबंधित होती है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। भारतीय संसद के मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 30 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध से संबंधित है। न तो 1 और न ही 2 यहाँ पे सही है।
अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। अनुच्छेद 24 इसमें कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 20 इसमें कुछ मामलों में अपराधों से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 का 1 इसके तहत पूर्वव्यापी कानून पर रोक। अनुच्छेद 20 का 2 इसमें दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 20 का 3 इसमें स्वयं अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन रक्त का नमूना ब्लड सैंपल या फिर फिंगरप्रिंट्स प्रदान करना कानूनी रूप से अनुमेय है और इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष डैश के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इसका उत्तर है संसद। रेलवे बजट का पृथक्करण। एक वर्ष समिति ने वर्ष 1924 में सिफारिश पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था और रेलवे बजट का विलय वर्ष 2017 में विवेक देवरॉय समिति के सिफारिश पर सामान्य बजट और रेलवे बजट को पुनः मिला दिया गया। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो यह है वित्त मंत्री। अधिनियम के चरण, यह 6 चरणों को दर्शाता है: प्रस्तुति, चर्चा, जांच, मतदान, विनियोग विधेयक और फिर वित्त विधेयक। अनुच्छेद 266 इसे भारत राज्य की संचित निधि और वित्त वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 36 इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 इसमें कहा गया है डीपीएसपी न्यायालय में कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 इसमें राज्यों द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने को कहा गया है। अनुच्छेद 39 इसमें राज्य द्वारा अनुकरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत हैं। इसमें पहला है नागरिकों के लिए आजीविका सुनिश्चित करना, संसाधनों का वितरण करना, धन के संकेंद्रीकरण को रोकना, सामान्य वेतन, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और बाल संरक्षण, और लास्ट है बच्चों के लिए उचित विकास के अवसर। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 39A इसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 इसमें न्यायोचित एवं मानव कार्य स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 इसमें जीवन निर्वाह, मजदूरी एवं वित्तीय कार्य परिस्थितियों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 43 का इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी दी गई है। अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों का प्रावधान है। इसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 इसमें प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 इसमें SC, ST और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया गया। अनुच्छेद 47 इसमें पोषण, जीवन स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया। अनुच्छेद 48 इसमें कृषि और पशुपालन है। 48A में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 इसमें स्मारकों एवं राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 50 इसके तहत न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। नालसा इसका उद्देश्य है समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करना, जिससे कि न्याय तक सबकी समान पहुंच हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
मौलिक कर्तव्य इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, जो भाग 4A में है। इससे संबंधित आर्टिकल 51A है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इससे संबंधित आर्टिकल 51A का K है। फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहला है संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। छठा आर्टिकल F है हमारी संस्कृति विरासत का संरक्षण करना। G है प्राकृतिक हरियाली पर्यावरण का संरक्षण करना। H में दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता एवं जिज्ञासा का विकास करना। I में दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। H में दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और हिंसा से दूर रहना। और K इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 इसमें कहा गया है कि संसद को नए राज्यों को भारत संघ में सम्मिलित करने या स्थापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन सामान्य बहुमत से पारित होंगे और इसके लिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 7 इसमें यह उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए। भाग 2 यह नागरिकता से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 1 इसमें भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? आंसर है PV नरसिम्हा राव। सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, जिसने 26 दिन तक काम किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने 13 दिन तक काम किया था। और तीसरे हैं चंद्रशेखर जिन्होंने 7 महीने तक काम किया। संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल जिसमें सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था, जो 16 वर्ष 286 दिन का रहा। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल इंदिरा गांधी का है, जो 15 वर्ष 350 दिन तक रहा। मौलिक कर्तव्य में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत मतदान की आयु को 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी। स्वर्ण सिंह मेहता समिति ने नागरिकों के लिए 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन उनमें से केवल 3 को स्वीकार नहीं किया गया था। वे थे कर चुकाने का कर्तव्य, मत देने का कर्तव्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने का कर्तव्य। किस अधिनियम ने संघ और व्यक्तिगत प्रांतों दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग के निर्माण का प्रस्ताव दिया था? इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। लॉर्ड कर्नवालिस इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1853 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसमें केंद्रीय विधान परिषद को लाया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 16 से
60 कर दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। 1924 में ली आयोग पे आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919, इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया और विधायी परिषद का विस्तार किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता और लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसने भारत का विभाजन किया और भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए की गई प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान संशोधन के प्रकार, यह 2 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत और अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन। साधारण बहुमत में विधान परिषद का गठन और उन्मूलन शामिल है तथा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन। साधारण बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उदाहरण के लिए नागरिकता, नए राज्यों की स्थापना। संशोधन के प्रकार, यह 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले है साधारण बहुमत से, यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। इसमें उसी तरह संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किए जाते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्य का बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होते हैं। तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, यह राज्य व्यवस्था में संघीय ढांचे से संबंधित है। इससे जुड़े संशोधन है जिसमें कि संसद का विशेष बहुमत लगता है, साथ ही आधे राज्य विधान मंडल साधारण बहुमत से अपनी सहमति देते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद के किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है लेकिन राज्य विधान मंडल में नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी और यह विधेयक में वीटो नहीं कर सकते हैं। ऐसा 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध, इसमें समान विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। मतदान, संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 355, यह संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण दे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। अनुच्छेद 368, इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 375, इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर बने रहने के प्रावधान। अनुच्छेद 394, भारत के संविधान लागू होने की तिथि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर है सुचित्रा कृपलानी। यह 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह स्वतंत्रता सेनानी थी और प्रमुख नेता थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ अली ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। अरुणा चांडी, यह केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। जेबी कृपलानी, ये सुचित्रा कृपलानी के पति हैं। भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। ये 1962 में भारत चीन युद्ध में करारी हार के बाद पेश किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892,
विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी के सीमित विस्तार का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय सदस्यों के चयन के संबंध में इस अधिनियम के उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? इसने गवर्नर जनरल द्वारा कुछ भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी और निर्वाचन मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था प्रदान की। 1909 के विधेयक ने भारतीय समाज के सीमित विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को मतदान का अधिकार दिया था और 1919 के विधेयक ने विधान परिषदों को बजट के 1/3 हिस्से पर मतदान करने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1854 के वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिशें की। कौन सी उसकी प्रमुख सिफारिश थी? इसका उत्तर है प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली की स्थापना, जिसमें उच्च स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना जाए। मैकाले मिनट, इसने अधोमुखी निष्पादन का सिद्धांत दिया, इसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। वुड डिस्पैच ने इसे अस्वीकार कर दिया। वुड डिस्पैच के बारे में देख लेते हैं। वुड डिस्पैच यह 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसने शिक्षा की स्तरीय प्रणाली को शुरू किया, इसमें हायर, सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे बांटा। इसने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। हायर शिक्षा का माध्यम इंग्लिश को बनाया गया, जबकि प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी गई। इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया। इसके तहत कुछ कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। निजी संस्थानों को सहायता हेतु अनुदान प्रणाली को शुरू किया गया। इसने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों को बढ़ावा दिया गया। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो प्रमुख नागरिक स्वतंत्रता का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे? आंसर है JB कृपलानी। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कुछ समिति और उनके अध्यक्ष। नागरिकता पे तटस्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। प्रेस समिति उषा नाथ सेन। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। क्रीडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख आयुक्त के प्रांत समिति ये V पट्टाभी सीतारमैया। हाउसिंग समिति ये भी B पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय पर तटस्थ समिति S वरदाचारी। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। भाषाई प्रांत आयोग SK ढर और भारतीय ध्वज पर तटस्थ समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा 8 प्रमुख समितियां हैं। इनमें संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अंबेडकर। मौलिक अधिकारों पर समिति तथा अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है? DPSP। इसके सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा जाता है: सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ऐसा कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन दिया है, यह एक गांधीयन सिद्धांत है। अनुच्छेद 39, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया, यह सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है।
अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिक संहिता दिया है, एक उदारवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 48A इसमें पर्यावरण संरक्षण दिया है, यह भी एक उदारवादी सिद्धांत है। अब हम लोग देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। फर्स्ट अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 43 इसमें दिया है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी और उचित कार्य परिस्थिति। अनुच्छेद 43B सहकारी समिति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 SC, ST और कमजोर वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन स्तर और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं उन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिक संहिता दिया है। अनुच्छेद 45 इसमें दिया है प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 स्मारकों एवं राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। समाजवादी सिद्धांत से जुड़े DPSP पहला है अनुच्छेद 38 इसमें राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 इसमें न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 43 और 47 को भी समाजवादी DPSP के अंतर्गत रखते हैं। हीरालाल समरिया के नेतृत्व में कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर है केंद्रीय सूचना आयोग। यह एक विधिक निकाय है जो अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उस तब तक रहता है। इसमें पुनर्निर्वाचन नहीं होता है और चुनाव PM तथा विपक्ष का एक नेता प्लस एक केंद्रीय मंत्री की कमेटी द्वारा होता है। RTI सूचना का अधिकार इसमें 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग यह भी एक विधिक निकाय है। इसका अधिनियम 2002 में आया था, गठन 2003 में हुआ। बाजार में एकाधिकार को नियंत्रण करना, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना इसका कार्य है। भारतीय चुनाव आयोग इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति इन्हें हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद। और चुनाव आयुक्त इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठन हुआ 1937 में जो 1950 तक रहा था। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालयों की शक्तियां। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले भारत में संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते थे। सर्वोच्च न्यायालय को इन पूर्व संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रयोग करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? यह संसद को सशस्त्र बलों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 31A भूमि सुधारों और राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती देने से बचाता है। अनुच्छेद 31B
इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। IR कोयलो मामला 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा कहा गया था इस मामले में। अनुच्छेद 32 यह रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 33 में कुछ वर्गों के लोगों के मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित करना, इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल, गुप्तचर या प्रतिगुप्तचर संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति शामिल है। अनुच्छेद 34 यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्ति नहीं है? आंसर है कूटनीतिक शक्ति। राज्यपाल के पास विधायी शक्ति होता है, अनुच्छेद 213 के तहत कार्यकारी शक्ति है, अनुच्छेद 154 के तहत न्यायिक शक्ति है, अनुच्छेद 161 के तहत, लेकिन कूटनीतिक शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, अनुच्छेद 165 इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी कार्रवाई में द्वितीयक साक्ष्य का क्या मतलब है? यह खास मामलों में मूल दस्तावेजों की कॉपी, प्रतिलिपि या विकल्प किए जा सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से उत्पन्न होती है? जो न्यायालय को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने में सक्षम बनाती है। आंसर है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत सरकार, संघीय कार्यपालिका, भारत के संसद, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण आ जाते हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून या संविधान लागू होने से पहले बनाया गया किसी भी कानून न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही सुनाए गए फैसले या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 17 यह अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 15 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 का खंड ए इसमें सामान्य भेदभाव का निषेध है। इसके अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। खंड 2 इसमें सार्वजनिक स्थानों पर समानता दिया गया है। किसी भी नागरिक को केवल उपरोक्त आधार पर दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थानों या सरकारी निधि से प्रेरित कुएं, तालाब या सड़क का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। खंड 3 में महिला एवं बच्चों के लिए अपवाद दिए गए हैं। राज्य में महिलाओं और बच्चों के लाभ और विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। खंड 4 इसमें पिछले वर्गों SC, ST के लिए अपवाद दिए गए हैं। राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट है। खंड 5 इसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सहायता प्राप्ति में विशेष प्रावधान आरक्षण देने का अधिकार है। खंड 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, जिसके तहत 10% आरक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना में शामिल था भारत और पाकिस्तान के लिए स्वायत्त राज्य।
माउंटबेटन योजना यह 3 जून 1947 को आया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहा जाता है। माउंटबेटन यह भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कुछ ही महीने में शक्ति को भारतीय हाथों में सौंपना। अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यह सी राजगोपालाचारी थे। भारत के 28वें नए राज्य झारखंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार से अलग होकर के नया राज्य बना था। 2000 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ और यूपी से अलग होकर उत्तराखंड का भी गठन किया गया था। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन पर समिति। पहली एसके धर समिति। यह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कही थी, न कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। जेबी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल थे। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विचार को खारिज कर दिया था। 1952 अलग तेलुगु भाषी राज्य के लिए भूख हड़ताल पर गए पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु के कारण आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। यह भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य बना। इसके बाद फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। यह फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसके सदस्य थे न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पानिक्कर और एच.एन. कुरजर। इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी। इसने अपनी सिफारिश दी थी 1955 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके तहत 1950 में राज्यों को 4 तरीकों से वर्गीकृत किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में थे। राज्यों के गठन का कालानुक्रम। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यह पूर्ण राज्य बन गया था। इसे हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। जो ट्रिक है, आम गुना है मैम, तुसी गाओ और मौज लो। अब इस ट्रिक्स के थ्रू ही सारे राज्यों को हम लोग देखते हैं। फिर महाराष्ट्र और गुजरात, इसका गठन 1960 में हुआ था। नागालैंड, इनका गठन 1963 में हुआ था। हरियाणा 1966 में बना था। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। मेघालय 1972 में बना था। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में बना। सिक्किम 1975 में बना। गोवा 1987 में बना और इसके साथ ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना। लास्ट क्वेश्चन है, यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। यह एकमात्र भारतीय महिला भी थी। यह नेहरू जी की बहन थी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।